नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं और बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां में क्या ऐसे पोटेंशियल्स बनती नजर आती है कि लगता है कि गोल्डन चांस बनती है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की बात कहती है। कंपनी का नाम है डीसीबी बैंक। पहले हम जानेंगे बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां में जैसे बाकी बैंक का कामकाज करती है वैसे भी ये भी अपने कामकाज की दिशा वही रखती है। छोटी सी बैंक है और इस बैंक में जो स्टॉक की प्राइस की चर्चा करेंगे, पहले उससे नज़र एक उसकी फाइनेंशियल कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशन को लेकर के। जो कंपनी 1995 में बनी थी, काफ़ी पुरानी कंपनी नहीं है। इसका काम था कंस्टिट्यूटिंग द डेवलपमेंट्स कोऑपरेटिव्स बैंक लिमिटेड था पहले इसका नाम। उसी का नाम उन्होंने डीसीबी बैंक्स रख दिया, जो कि डेवलपमेंट एंड द क्रेडिट बैंक्स लिमिटेड एंड द ज्वाइंट स्टॉक बैंकिंग सेक्टर को लेकर के देखा गया था। इसमें चर्चा करने के पीछे एक वजह को समझना जरूरी है और वो ये दर्ज करती है। जब आप इनकी चार्ट लेवल को देखेंगे, मैं आपको कोई चार्ट के एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, ना कोई चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ। यहाँ ट्रेंडिंग क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंडिंग ये दर्ज करती है जिन्होंने बॉटम के आसपास जब जगह क्रिएट किया था, वहां से चलने के लिए तैयार हो रही है और लगातार यहाँ पे ब्रेकआउट जो मल्टीपल रेजिस्टेंस इनके पास उनको टच करने की कोशिश है। अर्थात मार्केट कुछ नई डिमांड बनती जा रही है पिछले कुछ दिनों से। चलिए इनको जरा जानने की कोशिश करते हैं, जो कि आज के टाइम में ये देखा गया कि स्टॉक काफी अट्रैक्टिव दिखता है। उसके पीछे कुछ वजह को देखिए क्या है। कहती है बुक वैल्यू है 162 का, इंट्रेंसिक वैल्यू है 268 का, लेकिन करंट मार्केट की प्राइस है 129 रुपये ओनली। अर्थात इसके अकॉर्डिंग मार्केट की प्राइस 80% ही इंक्रीज किया है और इसके अकॉर्डिंग तो अभी मार्केट पूरे के पूरे खाली बैठा है। जबकि इंडस्ट्रियल के कंपैरिजन करेंगे इस कंपनी को, इस कंपनी के स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं डीसीबी बैंक का, उसमें पर शेयर अर्निंग करती है 18 रुपये के आसपास और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 31 करोड़ 40 लाख। इसकी वजह से मार्केट कैप कितना बनती है, करीब 4000 करोड़। लेकिन 18 रुपये पर शेयर जो अर्निंग करती है, उसको खरीदने के लेकर के आज भी पूरे के पूरे इनकी प्लॉट खाली चल रही है। अर्थात 7.14x की बात कहती है। और यहाँ से ऑब्वियसली यदि ये कितनी परसेंट जाने चाहिए, नियरली यदि 30%, 20%, 25% भी उछाल क्रिएट करती है तो ये आना आना चाहिए। जबकि बुक वैल्यू से भी बेटर परफॉर्मेंस करने के चांस बनाती है और इससे पहले 162 63 तक गया था, जो इनकी हायर टू हायर वैल्यू है। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन करती है कंपनी, 97% पे आउट करती है। आरओई आरओसी की आंकड़ा करीब 11% से 7% दर्ज कर, ये भी क्या दिखाती है। अब आती कुछ अलग पहलू, और अलग पहलू ये दर्ज करती है कि 31 करोड़ 40 लाख के शेयर में जो प्रमोटर कंट्रोल है वो केवल 14% की। में इसको लेकर डिमेरिट की बात हो सकती है कि आखिर प्रमोटर के पास कम होल्डिंग है, लेकिन ऐसी बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां में इसको हटा दिया जाना तो बेटर होगा। क्यों? क्योंकि दिग्गज दिग्गज जो बैंक है उनके पास भी क्या है, प्रमोटर की कोई होल्डिंग नहीं है। अब इनको लेकर के हम क्यों जानने वाले हैं। तो ये तो बकवास है ना। क्यों बकवास है? क्योंकि ये जो चीजें थी वो तो हम सबको पता है। तो हम एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं, एक्स्ट्रा करेंगे इस कंपनी का, जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं उनकी नेट इनकम मार्जिन कितना क्रिएट कर पाती है और अपने बिजनेस में इनका लोन देने लेने में कितनी परसेंट की रिस्क है और इसके में क्या दर्ज करती नजर आती है। और फिलहाल यहाँ पे हमने देखा कि नई लगातार इसमें नई रेजिस्टेंस जो कि मल्टीपल रेजिस्टेंस इनके पास था, उनको ये पिक करती हुई नजर आ रही है। जबकि कहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक हैं उसमें न्यू सीईओ का आई है और इसको लेकर के कंजर्वेटिव स्टे की बात कहती है। और इनका रिजल्ट की पॉइंट आउट व्यू को देखें तो कंपनी का जो पॉइंट आउट व्यू रहा वो लगातार सेल्स बढ़ोतरी था। जब कोई कंपनी अपनी सेल्स बढ़ा रही है, कुछ तो एक्सपेक्टेशन देगी, तो प्रॉफिट का आंकड़ा भी लगातार बढ़ने की कगार पे देखने को मिलता है। कुछ चीज़ों में निगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। ईयर एंड ईयर बेसिस में ग्रोथ का ये आंकड़ा दिखती है कि कंपनी लगातार अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के कामकाज करती जा रही है। जबकि सेल्स से लेकर के इनकम और इनकम से लेकर के नेट प्रॉफिट मार्जिन तक में, बीईटा तक में बात बेटर। जब ये चार्ट ग्राफ बेटर कहती है तो इनका फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहा है,
वो कहती है इनको लेकर के मार्केट में क्या है, इंटरेस्ट उतना नहीं है, जिनके पास है वो लगातार बैठे हुए हैं, अर्थात डिमांड बढ़ने की आसार चल रही है। अब इनको लेकर के जब देखेंगे नंबर को, तो नंबर को लेकर कहती है करीब 1500 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है, 1600 के आसपास मान लेते हैं, जिसमें से कंपनी करीब करीब देखा गया कि 155 करोड़ तक प्रॉफिट भी बुकिंग करती है ओवरऑल, जिसमें इनके पास फाइनेंशियल्स जो प्रॉफिट था वो भी, उसमें मार्जिन की बात तो 0% पे आ जाती है, लेकिन ऑन एवरेज देखेंगे तो वो दर्ज करते हैं कि इनके पास ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रो क्या था, लगातार बेटर टू बेटर की बात कह रहे हैं। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार बेटर टू बेटर पहुंचती जा रही है। और इनको लेकर के जब हमने कंक्लूसिव डेटा लिया कि आखिर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखा जाए, उसके अलावा यदि आप इनके अदर सोर्स ऑफ इनकम भी इंक्लूड कर दिया जाए, में ओवरऑल कंपनी कितनी परसेंट कमाती है, जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं वो ऑलमोस्ट 9-10% के आसपास कमाती है। और 9-10% कमाने को लेकर के मार्केट में इनकी कितनी परसेंट की इन्होंने कर्ज लिया है, बैलेंस शीट का पोजीशन क्या कहता है, यहाँ पे देखा गया कि रिस्क बिल्कुल नहीं था। बैलेंस शीट की पोजीशन इसको लेकर कहती है, जो यहाँ पे क्या पोजीशंस हैं, यहाँ पे लगातार इन्होंने कर्ज लिया है, कर्ज लेके कर्ज देना एक काम है, यहाँ पे कर्ज लेते हुए इन्वेस्टमेंट इन्होंने लगातार बढ़ाई नजर आती है, फिक्स एसेट्स की पोजीशन भी लगातार बढ़ती नजर आती है। तो इनको ये सेंटिमेंटल क्या अपडेट देता है ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ को लेकर के, जो बेटर कर रही है। चाहे आप क्यूआर चाहे आप हाफ ईयर H1 के डेटा को कंपेयर करें, तब भी यहाँ पे सस्टेन करे कि आपके ने जितने एसेट्स लायबिलिटी को देखा है वो नियर अबाउट सेम की बात कहती है। और ईयरली ग्रोथ जो रहा पिछले कुछ सालों का, उसमें भी हमारे बेटर ही करती नजर आई, और उसमें नियर अबाउट एसेट्स लायबिलिटी उसी आंकड़ा से बढ़ा जो कि इनकी कर्ज लिया तो कर्ज देती हुई नजर आई। आखिर इस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट कैसा रहा है, उनको लेकर देखा जाए तो कंपनी में प्रमोटर के अलावा एफआई की अच्छी खासी होल्डिंग है, 11%, डीआई के पास 26% और आम निवेशक के पास करीब 47% की होल्डिंग। और ये जो होल्डिंग का पोजीशन है वो डेट के बेसिस पे होता है। तो 30 सितंबर को जिनके जिनके पोर्टफोलियो में जितना रह गया वही हमारे सामने दिख गया। आज के टाइम की डेटा जब कोई वोटिंग राइट क्लेम करेगा तब एक्चुअली पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। ऑलमोस्ट कंपनी में 2.5 लाख के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट है, निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, और इसकी वजह से मार्केट में कितने 4000 करोड़ में 2.5 लाख निवेशक हैं, और 31 करोड़ से ज्यादा शेयर भी हैं, जिसमें 14% तो प्रमोटर के पास है, रेस्ट एफआई और डीआई की अच्छी खासी इसमें हिस्सेदारी इस बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में रही है। जो हमने यहाँ पे जिसने डीआई की बात करें, डीआई में टाटा म्यूचुअल फंड से लेकर के चाहे एचडीएफसी स्मॉल कैप हो या फ्रैंकलिन इंडिया की बात करें या फिर टेक टाटा, इसके अलावा यदि इंडिया एडवांटेज को देखा जाए या फिर ओमेंस इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड को देखा, तो ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो चलाती है अपने म्यूचुअल फंड्स, एएमसी सर्विसेज देती है, उनके पास अच्छी खासी होल्डिंग इसमें बनती है। ऑलमोस्ट देखा गया कि 2 लाख। क्या इसमें कोई सुपर इन्वेस्टर भी है, कहते सुपर इन्वेस्टर तो नहीं है, सुपर इन्वेस्टर तौर पे ऐसा कोई देखने को नजर नहीं आई, लेकिन एक नाम शामिल है, उसका नाम यहाँ पे देखा गया कि उन्होंने अभी रिसेंटली करीब 1% की होल्डिंग रखी है, और इससे पहले शायद यही लोग थे या कुछ और नाम था, कि शायद नाम एक ही था, पहले से होल्डिंग उन्होंने रखा है मेंटेन करके। तो क्या इनके पास होल्डिंग कुछ है या सुपर इन्वेस्टर है, तो कहते नहीं नहीं, इनके पास तो कोई होल्डिंग केवल इसी कंपनी में दर्ज करती है, बाकी किसी कंपनी में तो दर्ज नहीं करती है। यदि हम दूसरे नामों से भी देखें शायद इसी कंपनी की भी दर्ज करती ना। इसमें कंपैरिजन करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ को, तो लेकर के बेटर कहती है, चाहे वो सेल्स से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर देखें या प्रॉफिटेबिलिटी से लेकर स्टॉक मार्केट की रिएक्शन देखें, तो नियर अबाउट बेटर करती नजर आई है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको लगातार बैकअप तैयार करके देती ने नजर आती है। ईयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो एचडीएफसी बैंक से लेकर के आईसीआईसी और यस बैंक और डीसीबी बैंक भी शामिल है। अभी भी सभी बैंकों के अकॉर्डिंग देखें जाए तो अभी भी मार्केट में काफी खाली जगह है इसको फिल करने के लिए, और मार्केट ये भी यहाँ पे क्राउड बढ़ती है तो मार्केट यहाँ से नई रेजिस्टेंस, जो उनकी मल्टीपल रेजिस्टेंस था वहां पे इनकी जगह क्रिएट कर पाएगी, जिस हिसाब से मार्केट ने लगातार अपनी पोजीशन को बिल्डअप किया है।
मार्केट कई बार अप डाउन चलती रहती है, उसको लेकर कोई सेंटिमेंट नहीं क्रिएट करते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी देखा गया, नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखा गया। इसके अलावा यदि पूरे हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम की बात करें, जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ है, तब से कुछ टाइम में कई सारे पैसे की वैल्यूएशन शेयर की वैल्यूएशन गिरी, कई बार वैल्यूएशन बढ़ती नज़र आई। और यहाँ पे देखा गया कि यदि ट्रेंडिंग, जब भी देखा जाए यदि ट्रेंडिंग की बात करूँ इसके अकॉर्डिंग है, तो मार्केट में क्या होगा, यदि अपर ट्रेंड में नहीं है, तो फिर मार्केट में प्रॉफिट देखते हुए प्रॉफिट को बुक किया जा सकता है और लॉस के टाइम पे इसको एशल के साथ निकला जा सकता है। किसी भी स्टॉक को लेकर के बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखा गया कि अच्छे खासे पैसे बने थे। इसको हम कहते हैं, जब मार्केट एक पिक पे होना तो अच्छे खासे पैसे बनना। किसी न किसी तो बेच रहा था, उनको प्रॉफिट लेटे, चाहे वो 5% हो या 10%, पैसे तो बने। जब ट्रेंडिंग में, जब डाउन साइड के लिए, डाउन साइड के लिए निकलती है, तब मार्केट में या तो एशल के साथ लोग निकलते हैं या होल्ड करके यदि आज तक रखेंगे, तो मार्केट उनके लिए फिर वही चांस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देती है। और ये एक गोल्डन रूल सच की बात कहती है। विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक कंक्लूजन का बात है कंपनी में, तो कुछ अच्छी बातें भी शामिल है और कुछ अच्छी बातें शामिल नहीं भी करती है, लेकिन इनको लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज़ उनको डैमेज कर रहा है जिसका नाम है कॉन्टिनेंस लायबिलिटीज। और जो रिटर्न की बात है उसमें और प्रमोटर होल्डिंग को नज़रअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में बड़ी होल्डिंग ही किसी बड़ी प्रमोटर के पास। क्योंकि एग्जाम्पल तौर पर देखिए, चाहे एचडीएफसी हो या बाकी कंपनी, उसमें होल्डिंग तो है नहीं, लेकिन अल्टीमेटली एक बड़ी ब्रांड्स बन चुकी है मार्केट को लेकर के। तो ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए और जब मौका मिले तो उस मौका का फायदा भी लेते रहना चाहिए विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी नोट को। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।